हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी की अपनी पहली क्लास, जहां पर हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? पहला ऑप्शन है योग्यता की चाह, जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रसिद्धि की चाह, तीसरा ऑप्शन है धन की चाह, चौथा ऑप्शन है सत्ता की चाह। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको हिमांशी मैम का पूर्ण कोर्स जो है यहाँ पर फ्री में करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? योग्यता की चाह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, जबकि चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के और आगे भी बनते रहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था। पहला ऑप्शन है सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, दूसरा ऑप्शन है सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोगों को आंसर करना है कि लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था इन 4 ऑप्शनों में से। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है उनका सबका ये क्वेश्चन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? क्या वो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर मातृभाषा घर की भाषा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर जिस भाषा को प्रस्तावित करती है वह आपकी भाषा है मातृभाषा, यानी कि घर की भाषा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना या फिर पुनर्उत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा ऑप्शन है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो हमें तुलना कहीं पर भी नहीं करनी होती है, रटाना नहीं होता है बच्चों को। आपके पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और तीसरा। तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका सही होगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान विद्यार्थी। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कि प्रतिभावान विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है। पहला ऑप्शन है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, दूसरा ऑप्शन है अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, तीसरा ऑप्शन है सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है इनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो आपको बताना था कि प्रतिभावान विद्यार्थी की क्या पहचान है। तो उसकी पहचान होती है कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, जबकि दूसरा ऑप्शन है उन्हें संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, तीसरा ऑप्शन है पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, चौथा ऑप्शन है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया उनका सबका ये क्वेश्चन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, दूसरा ऑप्शन है मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए,
चौथा ऑप्शन है मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको यहाँ पे मालूम हो रहा होगा कि बी सी डी निगेटिव है, तो यहाँ पर बचा आपके सामने एक जो है ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। आपको बताना है इन चारों में से प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था इनमें से कौन है। किताबें और पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, धार्मिक संस्थान है, या फिर परिवार है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है परिवार। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा कक्षी में विद्यार्थी। आपको बताना है कि अगर कोई क्लास जो है बाल केंद्रित है तो उसमें विद्यार्थी क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। तीसरा ऑप्शन है कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। दूसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे अभिकथन पहले दिया गया है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका जो कारण है वो आर दिया गया है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प क्या रहने वाला। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर कीजिए एक बार, इनमें से क्या सही रहने वाला है। क्या ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो यही आपका रहने वाला है। यहाँ पर ए जो है आपका सही है लेकिन जो आर है यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना यहाँ पर है कि जो त्रुटियाँ होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला आंसर है यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है त्रुटियों पर चर्चा विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया उनका सबका यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही मिलान है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के बारे में संवेदनशीलता होती है। क्या वो प्रकृतिवादी है, भाषाई है, अंतर्व्यक्तिक है या फिर अंतःव्यक्तिक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में जो डॉट डॉट बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है, वह होती है आपकी अंतःव्यक्तिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं यहाँ पर सही है।
तो आज के अपने थे 15 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लिए थे और कुछ आसान भी लिए थे, क्योंकि पेपर में भी कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं और कुछ आसान होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप आज की इस क्लास में कर पाए सही, और आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने साथी मित्रों के पास में। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।